हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि मोदी सरकार ने भारत के लिए अब तक क्या किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा टूटी प्रशासन प्रणाली को ठीक करने के लिए अब तक क्या क्या ठोस कदम उठाए। मोदी जी की सरकार ने अपने पिछले वर्षों के कार्यकाल में लोन डिफॉल्टर से पैसा रिकवर किया तथा टूटी हुई बैंकिंग सिस्टम को ठीक किया है और इसके साथ में भी इंडिया की इकोनॉमिक के फॉर्मलाइजेशन को इंक्रीज करने में भी कार्य किया है। टैक्स के दायरे को इंक्रीज किया गया है ताकि अधिक से अधिक कारोबारियों को इससे जोड़ा जा सके, जिसके रिजल्ट स्वरूप टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। टैक्स टू जीडीपी रेशियो में बहुत अधिक सुधार देखा गया। साथ ही साथ में गवर्नमेंट फंड लीकेजेस को खत्म किया गया, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पर अंकुश लगाया गया तथा फिजिकल डेफिशिएट को नियंत्रित किया गया। बहुत सी गवर्नमेंट कंपनीज के फाइनेंशियली टर्न राउंड करके उन्हें पुनः प्रॉफिट में पहुंचाया। इसमें एक आलम ऐसा था कि लंबे समय तक उद्योगपति बैंकों से जितना चाहें और बिना किसी प्रभाव के डिफॉल्ट रूप से उधार ले सकते थे। राजनेताओं और उद्योगपतियों ने बैंक ऋण के नाम पर दोनों हाथों से देश का धन लूटा। 2014 तक यूपीए सरकार के तहत बैंकों को 10 लाख करोड़ लगभग 150 बिलियन के बुरे ऋणों से अपंग बना दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक पूंजी की कमी ने भारत के ऋण और उद्योग विकास को चौपट कर दिया। मोदी सरकार द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC मई 2016 में शुरू किया गया था और तब से यह व्यवस्थित रूप से धन को सिस्टम में सफलतापूर्वक ला रहा है। इस व्यवस्था के तहत भूषण स्टील से 35,000 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रो स्टील से 5,000 करोड़ रुपए, ज्योति स्ट्रक्चर से 8,000 करोड़ रुपए का हिस्सा, वहीं रुचि सोया से 6,000 करोड़ रुपए और छोटी फर्मों से 83,000 करोड़ रुपए। IBC के तहत संबोधित किए जाने वाले कई और बड़े खातों के साथ खराब ऋणों के रूप में खोई गई पूंजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगातार बैंकों में वापस आ रहा है और क्रेडिट विकास को बढ़ावा देने के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है। इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड हायर टैक्स कंप्लायंस। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, जिसे जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था, ने कर के दायरे और अधिक कारोबार लाए गए और अर्थव्यवस्था की औपचारिकता को बढ़ाया है। GST के लॉन्च के ठीक एक साल बाद अप्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई। वहीं 34 लाख न्यू बिजनेसेस को इस कर प्रणाली के साथ जोड़ा गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन सब प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि भारतीय सरकार ने ऑल टाइम हाई सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया। टैक्स की चोरी रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने तथा भारत के पड़ोसी और अन्य विकासशील देशों के लिए एक सबक के रूप में GST को रोल आउट किया। 50 से अधिक वर्षों के लिए भारत का GDP अनुपात 10% या उससे कम पर अटक गया था। पहली बार भारत का ग्रॉस टैक्स टू GDP रेशियो 12% तक पहुंच गया है। सरकार को उम्मीद है कि इसमें और वृद्धि होगी और शीघ्र ही 13% के ऐतिहासिक ऊंचाई को ये छू लेगा। GST UPA के अधीन नहीं था क्योंकि भाजपा इसे रोक रही थी, भाजपा सरकार इसे रोक रही थी। कांग्रेस सरकार सहित कई राज्यों द्वारा उठाए गए राजस्व चिंताओं के कारण 10 वर्ष से अधिक समय तक GST को लागू करने के लिए कांग्रेस ने संघर्ष किया था। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित GST बिल ने प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी राज्य नई कर व्यवस्था के तहत राजस्व नहीं खोएगा, जिसने मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित GST बिल को जुलाई 2017 के लिए रोल आउट का रास्ता साफ कर दिया। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से 1.14 लाख करोड़ रुपीस का बेहिसाब काला धन बरामद किया गया। इसके अलावा मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले गवर्नमेंट फंड्स के लीकेज को रोका, आधार को जोड़ने और बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर से नकली और फेक अकाउंट में सरकारी धन को जाने से रोकने में मदद की, जिसके तहत सरकार ने 1,30,000 फर्जी शिक्षकों के सैलरी अकाउंट को बंद किया। 3.5 करोड़ LPG कनेक्शन तथा 1.6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को सरकार द्वारा खारिज किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मोदी सरकार लगभग हर साल 65,000 करोड़ रुपए की बचत करने लगी। इन सब प्रयासों को देखते हुए विश्व बैंक ने भी अपनी एक रिपोर्ट के अनुसार आधार लिंकिंग संभावित रूप से भारत सरकार के लिए $11 बिलियन सालाना बचत करने में मदद कर सकता है और इससे वित्तीय और आर्थिक नुकसान कम होगा। मोदी सरकार ने सरकारी सब्सिडी को खत्म कर दिया है। 2013 तक भारत सरकार अकेले डीजल के लिए हर साल लगभग 92,000 करोड़ रुपीस के लिए तेल कंपनियों को सब्सिडी दे रही थी और आने वाले वर्षों में यह राशि लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए को भी पार करने की उम्मीद थी। 2014 में मोदी सरकार द्वारा डीजल की कीमतों के रोल आउट के बाद से उपभोक्ता सीधे तेल कंपनियों को बाजार मूल्य देते हैं और उन्हें सब्सिडी देने के लिए सरकारी धन की आवश्यकता नहीं होती है। इससे सरकारी फंडों को सब्सिडी में खर्च करने के बजाय बुनियादी ढांचे और अन्य विकास गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया। स्टेट की इलेक्ट्रिक कंपनियों को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना। 2014 में यूपीए सरकार के अंत तक भारतीय राज्यों के अधिकांश राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को भारी वित्तीय घाटा हो रहा था और इसने 4.8 ट्रिलियन तक के कुल कर्ज का भारी बोझ उठा दिया था। फिर 2015 में मोदी सरकार द्वारा उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के शुभारंभ के बाद से राज्यों ने अपने संबंधित डिस्कॉम के ऋण 75% पर ले लिया, जिससे ऋण की लागत को नीचे लाया गया। इस फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग का परिणाम यह हुआ कि राज्य के डिस्कॉम को उनके क्षमता मापदंडों को बढ़ाने के लिए 2019 तक का लक्ष्य दिया गया।
गया, जिसमें बिजली घाटे में कमी करना, बिजली की चोरी को रोकना और तथा गलत मीटरिंग को रोकने का कार्य किया गया। उन्हें स्मार्ट मीटर जैसी प्रौद्योगिकी समाधानों में निवेश करने और GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले क्षेत्रों के मानचित्रों के लिए अनिवार्य किया गया। इसके अतिरिक्त राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि राजनीतिक कारणों से नुकसान पर इसे बेचने के बजाय नियमित रूप से बिजली दरों में संशोधन किया जाए। क्षमता में कमी, ब्याज लागत में कमी और उच्च राजस्व ने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया था। 2016-17 में राजस्थान की ब्याज लागत आधी हो गई। वहीं 2016-17 में छत्तीसगढ़ की अनुमानित ब्याज लागत पिछले वर्ष के केवल 19% तक गिर गई। वहीं हरियाणा ने एक बदलाव का प्रबंध किया और एक लाभ भी दर्ज किया। 2014 तक जहां सारी बिजली कंपनियां वित्तीय घाटे में थीं, वहीं 2016 आते आते डिस्कॉम ने सरकार को 14,000 करोड़ रुपए की बचत की सूचना दी। उदय परियोजना की वास्तविक समय स्थिति और प्रगति को इस डैशबोर्ड पर ट्रैक किया जाता है। मोदी सरकार ने भारत के फिजिकल डेफिसिट को भी कम किया। टैक्स कंप्लायंसेस, हायर रेवेन्यू, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड तथा गवर्नमेंट सब्सिडीज कम होने से भारत के राजकोषीय घाटे में साल दर साल की कमी आई है। मई 2018 में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक था इंडिया डिसअपियरिंग डेफिशिएट, इस आर्टिकल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की गई है। भारत सरकार 2007 से 9 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद पहली बार अपनी पुस्तकों को संतुलित करने के करीब है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन, जो आमतौर पर भारत सरकार के आलोचक हैं, ने भी सरकार को इसे पूरा करने के लिए सराहा। कम फिजिकल डेफिसिट का मतलब है हायर डेप्थ रीपेमेंट एबिलिटी को बढ़ावा मिलना, जो इंडिया के एक्सटर्नल डेप्थ की लागत को कम करता है, जिसका नतीजा ये निकल कर आया कि 2017 में मूडी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया। 14 साल पहले 2013 में श्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के द्वारा यह अपग्रेड हुआ था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सितंबर 2018 में शुरू किया गया। 1,55,000 डाकघरों और 3 लाख डाककर्मियों का एक नेटवर्क कुछ महीनों में बैंकिंग बिंदु बन जाएगा, जो कि प्रत्येक नागरिक के दरवाजे पर औपचारिक बैंकिंग को दूर कर देगा। भारत के गांव यह वित्तीय समावेश को बढ़ावा देगा, अर्थव्यवस्था की औपचारिकता को बढ़ाएगा और ग्रामीण भारत के लाखों नागरिकों को मुख्य धारा की बैंकिंग में लाएगा। श्री मोदी ने भारतीय बैंकिंग, शासन और अर्थव्यवस्था की कई संरचनात्मक समस्याओं को ठीक किया है। उन्होंने एक ठोस मंच स्थापित किया है जहां से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और समृद्धि के लिए प्रचार करने के लिए कई और परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश और इसके नागरिकों की बेहतरी के लिए कई नई सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं और नीतियां शुरू की हैं। मई 2014 में कार्यभार संभालने के बाद लोकप्रिय जन धन योजना, PM आवास योजना, सुरक्षा बीमा योजना, स्मार्ट सिटी मिशन सहित कई कल्याणकारी योजना शुरू की हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2021, 2020 और पहले के वर्षों में शुरू की गई योजनाओं में पहले की सरकारों की योजनाएं भी शामिल हैं, जो आने वाले टाइम में भारत की आम जनता को कई प्रकार के लाभ प्रदान करेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।